नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 का एजेंडा। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन का आगाज गुजरात से महत्वपूर्ण खबर के साथ, जहां गुजरात के लिए बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी। बीजेपी की दूसरी लिस्ट में 6 उम्मीदवारों के नाम हैं। तो वहीं धोराजी से महेंद्र भाई पाडलिया को टिकट दिया गया है। तो देखिए, बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी हो गई है, क्योंकि गुजरात में भी विधानसभा चुनाव है। 2 चरणों में मतदान होने हैं, 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को। और उससे पहले गुजरात के लिए बीजेपी ने अपनी दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी है, जहां बीजेपी की दूसरी लिस्ट में 6 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। तो वहीं धोराजी से महेंद्र भाई पाडलिया को टिकट दिया गया है। तो देखिए, 160 पे पहले और उसके बाद अब 6 उम्मीदवारों के नाम और सामने आए हैं। और इसी बीच अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीयूष, क्या जानकारी? देखिए, बीजेपी की दूसरी लिस्ट आ गई है। इस लिस्ट में कौन कौन से दिग्गज उम्मीदवार शामिल हैं? देखिए, हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने हाल ही में गुजरात विधानसभा चुनावों के लिए करीब 160 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी, जिसमें तमाम बड़े चेहरों को और कई ऐसे चेहरों को जो दूसरी पार्टी से आए थे उसको तरजीह दी थी। जिसमें अगर हम बात करें रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवावा जडेजा की बात करें या हार्दिक पटेल की बात करें, ऐसे दिग्गज चेहरों को वरीयता दी गई थी। ऐसे में अगर हम बात करें तो आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से दूसरी सूची जो है वो जारी की गई है। और जो पहले चरण का चुनाव होने वाला है, उस चरण में जो बचे हुए सीट थी वहां उनकी जो सूची है 6 लोगों के नाम पर मुहर भारतीय जनता पार्टी ने लगाई है। केंद्रीय चुनाव समिति ने फैसला लिया गया था और आज थोड़ी देर पहले ये लिस्ट जारी हुई है, जिसमें धोराजी से बात करें तो महेंद्र भाई पडालिया को उम्मीदवार बनाया गया है। इसके अलावा खंभालिया से अगर हम बात करें तो श्री मुल्लू भाई बेरा को माफ करिएगा उम्मीदवार बनाया गया है। ऐसे ही तमाम जो नाम है, चाहे हम हितेश देवजी बाशवा की बात करें, संदीप देसाई की बात करें, ऐसे तमाम लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से इन पर मुहर लगाई है। क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी तैयारी कर रही है, कल ही स्टार प्रचारकों की सूची जारी हुई है, जिसमें तमाम लोगों को जगह दी गई है। वो लोग जाकर विधानसभा चुनाव प्रचार करेंगे। ऐसे में आज भारतीय जनता पार्टी ने 6 उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगाई है। और भी जो बचे हुए उम्मीदवार है, चूंकि 182 लगभग जो सीट है विधानसभा की, उसमें से 160 पहले हो चुका था और आज 6 उम्मीदवारों की सूची जारी हुई है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी फिर से एक बैठक कर सकती है, उसके बाद बचे हुए उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगा सकती है। बिल्कुल। तो देखिए, बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण ये लिस्ट है और इसी के साथ स्टार प्रचारकों के, जैसे कि आपने भी जिक्र किया, बड़ी तैयारी के साथ बीजेपी गुजरात के विधानसभा चुनाव में भी मैदान में उतर रही है। पीयूष, बने रहिएगा आप हमारे साथ, लौटती हूँ आपके पास ज्यादा जानकारी के लिए। हिमाचल प्रदेश की 68 विधानसभा सीटों पर मतदान जारी है। सुबह 8 बजे से ही प्रदेश भर में बनाए गए हैं 7,884 मतदान केंद्र। शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। कुल 412 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद होगी। विधानसभा चुनाव के नतीजे 8 दिसंबर को सामने आएंगे। सुबह 9 बजे तक 4.54% मतदान हुआ है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, सुबह 8 बजे से ही मतदान चल रहा है और सुबह 9 बजे तक के अगर आंकड़े की बात करें कि कितने मतदान हुए तो 4.54% मतदान हुआ है। नतीजों का इंतजार रहेगा, जो कि 8 दिसंबर को सामने आएंगी। हमारे संवाददाता पीयूष लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। पीयूष, देखिए, हिमाचल प्रदेश में आज मतदान हो रहे हैं और 9 बजे तक के जो आंकड़े सामने आए, बताया जा रहा है 4.54% मतदान हुआ है। जी बिल्कुल, हिमाचल प्रदेश में सुबह 8 बजे से ही मतदान जारी है। 68 विधानसभा सीटों के लिए ये मतदान हो रहे हैं और कई मतदान केंद्र बनाए गए हैं। करीब 7881 जो मतदान केंद्र है वो बनाए गए हैं। 5 बजे तक वोटिंग होगी और तमाम जो बड़े नेता, दिग्गज नेता हैं, उन्होंने ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान करने की लोगों से अपील की है। उन्होंने का कहना है कि घरों से बाहर निकले और अपना मतदान करे, बहुमूल्य वोट का प्रयोग करे। और कई जगहों पर ईवीएम स्टैंड बाई मोड पर लगाई गई है, ताकि अगर कोई ईवीएम खराब होती है तो उसको बदला जा सके। ऐसे में अगर हम बात करें तो आज चंबा जिले के कबायली क्षेत्र पांगी के पूर्ति मतदान केंद्र में सुबह 8 बजे से ईवीएम मशीन खराब है, अभी तक मतदान शुरू नहीं हो पाया है। तमाम जो मैकेनिक है वो ईवीएम मशीन ठीक करने में जुटे हैं। वहीं अगर हम बात करें वहां के एसडीएम की, तो उन्होंने कहा है कि ईवीएम मशीन की जगह दूसरी मशीन ईवीएम की वो पहुंचाई जा रही है, जल्दी मतदान शुरू होगा। ऐसे में तमाम जो हिमाचल के शहरी विकास मंत्री की बात करें, उन्होंने भी अपना मतदान किया है। इसके अलावा भाजपा के जो प्रत्याशी है सुरेश भारद्वाज, उन्होंने भी अपना मतदान किया है। भारी सुरक्षा बल लगाए गए हैं। जयराम ठाकुर ने थोड़ी देर पहले अपना
मतदान किया है और उन्होंने कहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों से अपील की है कि वो मतदान करें और घरों से बाहर निकलकर वोटिंग करें, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जो प्रतिशत है मतदान प्रतिशत वो पहले से ज्यादा बन सके। तो आज मतदान चल रहा है और अगर हम बात करें तो जिस तरीके से चुनाव आयोग ने तैयारी की थी उसी के मुताबिक ये पूरी तरीके से चुनाव हो रहा है। कई टोल फ्री नंबर भी जारी किए गए हैं, जिसमें अगर हम बात करें जिलों के लिए अलग से टोल फ्री नंबर जारी किया गया है 1950। ऐसे में एक और टोल फ्री नंबर जारी किया गया है जिस पर शिकायत दर्ज किया जा सकता है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो जिस तरीके से हिमाचल विधानसभा चुनाव हो रहा है उसमें से कुल 378 अति संवेदनशील बूथ है। इसके अलावा 902 ऐसे बूथ है जो संवेदनशील घोषित किए गए हैं और चुनाव किस तरीके से निष्पक्ष रूप से हो सके इसके लिए कड़े सुरक्षा के प्रबंध किए गए हैं। अतिरिक्त जो पुलिस बल है उसको तैनात किया गया है और साथ ही साथ अगर बात करें चुनाव पर्यवेक्षकों की बात करें, जिला चुनाव अधिकारी की या पुलिस अधीक्षकों की बात करें, पैनी नजर सबकी बनी हुई है। और तमाम जो लोग सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो मंडी जिले की धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के भरौरी बूथ पर सबसे ज्यादा लोग मतदान करने फिलहाल पहुंचे हैं, क्योंकि सुबह का समय धीरे धीरे लोग अपने घरों से निकल रहे हैं और मतदान कर रहे हैं। और तमाम चाहे बिल्कुल देखिए आज मतदान का दिन है और लोगों से यही अपील की जा रही है, चाहे प्रधानमंत्री हो गृह मंत्री हो, कि अपने मत का इस्तेमाल करें। चलिए बहुत शुक्रिया पीयूष आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और अब लखनऊ से बड़ी खबर, जहां आज होगी बीजेपी कोर कमेटी की बैठक। आज शाम 7 बजे सीएम आवास पर यह बैठक होगी। केंद्रीय आला कमान से मुलाकात कर सकते हैं भूपेंद्र सिंह चौधरी। बैठक में उपचुनाव के प्रत्याशियों को लेकर मंथन होगा। जल्द ही जारी होगी बीजेपी की प्रत्याशियों की लिस्ट। तो वहीं अपर्णा यादव के नाम को लेकर चर्चा तेज चल रही है। अपर्णा यादव ने भूपेंद्र सिंह चौधरी से मुलाकात की थी। सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य इसमें शामिल रहेंगे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी बैठक में मौजूद रहेंगे। यूपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी भी बैठक का हिस्सा रहेंगे। बीजेपी यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह भी बैठक में रहेंगे। मैनपुरी, खतौली, रामपुर उपचुनाव को लेकर एक खास बैठक है। उपचुनाव में जीत को लेकर रणनीति बनाएगी भारतीय जनता पार्टी और इसके लिए बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण आज की ये कोर कमेटी की बैठक बताई जा रही है। तो देखिए तमाम दिग्गज मौजूद रहेंगे। मैनपुरी यानी कि एक लोकसभा और 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है और उसकी तैयारियों में बीजेपी जुटी हुई है और वक्त ले रही है। प्रत्याशियों के नामों पर मंथन करने के लिए विचार विमर्श कर रही है और इस दौरान क्या कुछ नामों पर जो रेस है वो कैसी रहती है ये देखना होगा। कौन सा नाम इस रेस में सबसे आगे रहता है ये देखना होगा। इसके हमारे संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख कर रहे थे। लखनऊ, इसकी क्या जानकारी मिल रही है लखनऊ से? देखिए क्योंकि आज सीएम आवास पर खास ये बैठक है, तमाम दिग्गज इसमें शामिल रहेंगे और मुद्दा एक ही है, मैनपुरी है, रामपुर है, खतौल, इन पे कैसे बीजेपी कमल खिलाए ये तैयारी है और इसके लिए प्रत्याशियों के नाम पर मंथन है। किस तरीके से अपर्णा यादव का नाम भी लगातार सामने आ रहा है और भी जो शाक्य समाज के हैं, ब्राह्मण समाज के, सभी को साधने का प्रयास हो रहा है। मैनपुरी सीट की अगर खास तौर से बात की जाए तो आपको क्या अपडेट मिल रही है इसके? बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है कि वो सीटें जिन पर भारतीय जनता पार्टी कमल पहले नहीं खिला सकी उन पर किस तरीके से कमल खिलाया जाए, उसको लेकर बीजेपी पूरी रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है। हालांकि पहले भी हमने देखा है जब अखिलेश यादव ने आजमगढ़ की सीट छोड़ी थी और आजम खान ने रामपुर की लोकसभा सीट छोड़ी थी, उस दौरान भी भारतीय जनता पार्टी ने दोनों सीटों पर कब्जा जमाया था। अगर अब हम देखें तो कई महत्वपूर्ण चीजें हैं, खासतौर पर चूंकि सपा संरक्षक मुलायम सिंह के निधन के बाद मैनपुरी की सीट खाली हुई है जो लगातार समाजवादी पार्टी के पास रही, चाहे वो अखिलेश यादव रहे हों या फिर उनके पिता मुलायम सिंह रहे हों, लगातार उस सीट से सांसद रहे। तो अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पास एक मौका है कि उस सीट को किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाला जाए, जिसको लेकर लगातार मंथन चल रहा है। दूसरी सीट रामपुर की है जो कि आजम खान का गढ़ माना जाता है। रामपुर में अच्छा खासा प्रभाव आजम खान रखते हैं और लगातार ये सीटें भी आजम और उनके परिवार के पास रही हैं। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं बीजेपी एक रणनीति के तहत आगे बढ़ रही है। तो आज एक महत्वपूर्ण बैठक कोर कमेटी की बैठक होगी जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम, उसके अलावा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह, उसके अलावा अगर हम देखें तो यूपी बीजेपी के प्रभारी राधा मोहन सिंह इस बैठक का हिस्सा होंगे और कहीं ना कहीं किस तरीके से प्रत्याशियों का चयन किया जाए उन बहुत सारे मुद्दों को लेकर आज चर्चा होगी। क्योंकि एक कोर कमेटी जिस व्यक्ति के नाम पर मुहर लगाएगी वो नाम केंद्रीय नेतृत्व को भेजा जाएगा और
संभवतः इसके बाद भूपेंद्र चौधरी केंद्रीय नेतृत्व से उन नामों को लेकर मिलेंगे जिस पर कोर कमेटी अपनी मोहर लगाएगी। अंतिम मोहर केंद्रीय नेतृत्व को लगानी है। तो इन महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर, खास तौर पर रामपुर, मैनपुरी की सीटों को लेकर, चूंकि खतौली की सीट भारतीय जनता पार्टी के पास ही थी और दोबारा से कोशिश होगी कि वो सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जीत कर डाली जाए, तो इस रणनीति को लेकर चर्चा होगी। और दूसरी बड़ी चीज यह है कि उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव होने हैं, तो उसको लेकर भी लगातार मंथन होगा। जो नगर निगम है वहां के प्रत्याशियों को लेकर नगर निकाय के चुनाव में क्या रणनीति बनाई जाए, कैसे जो चेयरमैन है ज्यादा से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के हों, इन बहुत सारे विषयों को लेकर यह चर्चा होगी। शाम 7 बजे मुख्यमंत्री के सरकारी आवास 5 कालिदास मार्ग पर यह बैठक होगी। तो निश्चित है कि एक महत्वपूर्ण बैठक खासतौर पर निकाय और उपचुनाव को लेकर यह मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली है। जी बिल्कुल। और देखिए इस दौरान किस तरीके से लगातार जो समीकरण है वो साधने का प्रयास किया जा रहा है। इसके देखिए रामपुर में पसमानदा समाज के साथ सम्मेलन हो रहा है, तो वहीं बीजेपी कोर कमेटी के बैठक के जरिए तमाम रणनीति पर भी मंथन कर रही है और कहीं ना कहीं एक्शन भी ग्राउंड जीरो पर देखने को मिल रहा है। और जिस तरीके से अगर मैं रामपुर की बात करूं तो लोकसभा के उपचुनाव में जैसे बीजेपी ने कमल खिलाया और इसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। बीजेपी की मेन कोशिश एसके ये सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का जो गढ़ है इस शब्द को डिक्शनरी से हटाया जाए, और इसी कोशिश के लिए जो तमाम रणनीति है वो अपनाई जा रही है। बिल्कुल निश्चित है, क्योंकि बीजेपी बहुत सारे किले ढहाने में कामयाब रही है। चाहे हम बसपा की बात करें, उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत से बीएसपी की सरकार थी, लेकिन आज की डेट में सिर्फ बीएसपी का एक विधायक है। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो 2 सीटें उनके पास थी, अमेठी और रायबरेली, जिसमें से अमेठी सीट भी भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है। अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें तो आजमगढ़ की सीट हो या फिर आजम खान की खुद की रामपुर की सीट हो, भारतीय जनता पार्टी दोनों सीटों पर कमल खिला चुकी है। अब आगे की रणनीति यही होगी कि मैनपुरी की सीट जो समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, दूसरी रामपुर की विधायकी सीट जिससे आजम खान विधायक थे, तो कहीं ना कहीं उन सीटों पर भी कमल खिलाया जाए। और लगातार भारतीय जनता पार्टी उस रणनीति के तहत आगे बढ़ रही है कि वो सीटें जिन पर पहले भारतीय जनता पार्टी की परफॉर्मेंस बेहतर नहीं रही, चाहे वो समाजवादी पार्टी की रही हो या फिर दूसरी विपक्षी पार्टियों की, उन पर किस तरीके से अपनी स्थिति मजबूत की जाए, कैसे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी वहां से जिताए जाएं, उसको लेकर एक रणनीति, प्रत्याशियों का चयन, क्षेत्रीय समीकरण, जातीय समीकरण कैसे बिठाया जाए, इन बहुत सारी चीजों को लेकर लगातार कहीं ना कहीं बीजेपी कोशिश कर रही है। उस दिशा में एक बड़ी बैठक आज होने वाली है और कहीं ना कहीं इस बैठक के जरिए इन सारी रणनीतियों को लेकर चीजें तय होंगी। कैसे भारतीय जनता पार्टी इन सीटों को अपने कब्जे में ले, इन बहुत सारी चीजों को लेकर आगे की क्या रणनीति हो, कैसे आगे बढ़े, कौन कौन से मुद्दे उठाए जाए, कहां पर क्या क्या कदम उठाए जाने हैं, कौन कौन से लोग हैं जिनको पार्टी के साथ जोड़ना है, इन बहुत सारी चीजों को लेकर कहीं ना कहीं एक मंथन होगा। और मंथन के बाद जो चीजें तय होंगी वो केंद्रीय नेतृत्व को भेजी जाएंगी, जहां से अंतिम मोहर लगेगी। तो कहीं ना कहीं अब बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है कि बेहतर ढंग से वो सीटें भी कब्जा की जाए जो कि विपक्षी पार्टियों के पास रही हैं, और इस बार भारतीय जनता पार्टी के पास एक मौका है कि उनको अपने साथ लिया जाए। जी बिल्कुल। और देखिए एसके इस पूरे अवसर को, इस मौके को किस तरीके से अवसर में तब्दील करती है बीजेपी, ये देखना होगा इस बैठक के जरिए। आप बने रहिएगा इसके हमारे साथ, लौटते हो आपके पास ज्यादा जानकारी के लिए। बढ़ते आगे एटा से अब खबर, जहां ममतेश शाक्य मैनपुरी से हो सकते हैं बीजेपी के प्रत्याशी, डिंपल यादव के खिलाफ चुनाव लड़ सकते हैं ममतेश शाक्य। ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र में शाक्य और यादव वोट है लगभग बराबर। तो वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के करीबी माने जाते हैं ममतेश शाक्य। 2007, 2012 और 2017 में विधायक रहे हैं ममतेश शाक्य। और ऐसे में क्योंकि शाक्य समाज को भी साधने का लगातार प्रयास किया जा रहा है, शाक्य और ब्राह्मण वोट बीजेपी कहीं ना कहीं अपने खाते में करने की कोशिश कर रही है। और इसी कड़ी में देखिए ये बड़ा नाम निकलकर सामने आ रहा है ममतेश शाक्य का, जो कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के करीबी भी बताए जा रहे हैं। और मैनपुरी से क्योंकि डिंपल यादव समाजवादी पार्टी की तरफ से मैदान में है, तो ऐसे में उनके खिलाफ ममतेश शाक्य को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उतारा जा सकता है। हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं आरबी द्विवेदी, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। आरबी, क्या जानकारी? देखिए ममतेश शाक्य का नाम निकलकर सामने आ रहा है मैनपुरी सीट से, क्या कुछ हलचलें अटकलें आपको वहां से मिल रही हैं? जी आपको बताना चाहूंगा, एटा जनपद के जो रहने वाले हैं ममतेश विधायक जो हैं, 3 बार जो है कासगंज जिले के जो सूरों और अमापुर और पटियाली से 3 बार बीजेपी से आखिरी बार जो विधायक थे और कद्दावर नेता माने जाते हैं। और स्वामी प्रसाद
मौर्य के भी बहुत खास कहे जाते हैं, बसपा में मायावती जी के बहुत खास कहे जाते थे। पर अभी जो है भाजपा से पटियाली से विधायक थे जो कुछ ही मतों से चुनाव हार गए थे, तो 3 बार के विधायक हैं और बड़ा चेहरा है साक्य समाज का। तो मैनपुरी में जो यादव और बताया जाता है बराबरी लगभग है वहाँ पर, बड़ी भाजपा कर रही है। हो सकता है कि लोग मान रहे हैं कि जो है समाजवादी पार्टी के उपचुनाव के लोकसभा के प्रत्याशी हो सकते हैं, डिम्पल के सामने चुनाव लड़ सकते हैं। तो एक बड़ी जो है एटा में इसको लेकर के जो है गहमा गहमी चल रही है और लोग जो है प्रसन्नता जता रहे हैं। उनके समर्थक में बड़ी खुशी की लहर देखी जा रही है, क्योंकि जो उच्च नेतृत्व है, बड़े लेवल के जो नेता हैं, लीडर्स हैं, उनके पास मिलने जुलने का सिलसिला जारी है उनका, और निश्चित तौर पर बताया जा रहा है कि वो मैनपुरी से चुनाव लड़ सकते हैं उनके साथ। जी बिल्कुल। और आरबी देखिए, अगर उनका अनुभव देखा जाए तो विधायक भी वो कई बार रहे हैं 2007, 12 और 17 में, तो बीजेपी उन पर एतबार जता सकती है। फिलहाल प्रतिक्रियाएं किस तरीके से आपको मिल रही है इसको लेकर? क्षेत्र में जैसे इस तरीके से लोग एक खुशी मना रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ममता साक्य एक बड़ा चेहरा है उत्तर प्रदेश का, और साक्य समाज के एक बड़े लीडर भी कहे जाते हैं। 3 बार जो है उन्होंने बसपा से राजनीतिक करियर उन्होंने शुरू किया था, जिसमें विधायक रहे थे। उसके बाद में फिर अमापुर विधानसभा से वो जो बसपा में ही द्वारा जो है आजमाइश की थी, उसके बाद भाजपा में वो शामिल हो गए थे और वो 2 बार जो है भाजपा के विधायक रहे हैं। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि ममता साक्य एक बड़ा चेहरा है, और जो विधायक रहे तो बहुत कम मतों से अभी चुनाव हार रहे थे। उसके बाद में भी जो साक्य समाज में एक बड़ा चेहरा है, तो स्वामी प्रसाद मौर्य के बड़े खास माने जाते थे समाजवादी पार्टी उसमें बसपा में, और अभी जो है केशव प्रसाद मौर्य के बहुत खास माने जाते हैं भाजपा में। और बड़े बड़े लेवल के जो नेता हैं उनसे बैठक उनकी जारी है, और निश्चित तौर पर जहाँ जो क्षेत्र में जो लोगों का जो उल्लास और हर्ष देखने को मिल रहा है, उनका निश्चित तौर पर कहना है कि अगर ममता साक्य को टिकट अगर उपचुनाव में मैनपुरी से मिल जाती है तो निश्चित तौर पर वो परचम बीजेपी का लहरा सकते हैं। जी बिल्कुल। और इसके लिए देखिए बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण मंथन भी है, और फिलहाल क्या कुछ फाइनल फैसला बीजेपी की तरफ से लिया जाता है ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया आरबी आपका तमाम जानकारी के लिए। लखनऊ से अब खबर, जहां लोकसभा चुनाव में आरएसएस और बीजेपी संगठन सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को मुद्दा बनाएगी, तो अयोध्या में राम मंदिर निर्माण, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर समेत अन्य मुद्दे उठाएगी। संघ और संगठन गांव-गांव बनाएगी माहौल। निकाय चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटेगी बीजेपी और आरएसएस के शताब्दी वर्ष के तहत कार्यक्रमों में बीजेपी की सक्रिय भूमिका देखने को मिलेगी। तो देखिए, निकाय चुनाव के बाद अब सीधा तैयारी होगी बीजेपी की लोकसभा चुनाव के लिए, जिसकी तैयारी फिलहाल अभी से ही चल रही है, लेकिन तब और ज्यादा सक्रियता नजर आएगी ग्राउंड जीरो पर। और इस दौरान जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के मुद्दे हैं वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उठाए जाएंगे, जैसे अयोध्या में राम मंदिर निर्माण, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर समेत ये जो अन्य अहम मुद्दे हैं वो जनता के सामने रखे जाएंगे। गांव-गांव इन मुद्दों को लेकर बीजेपी संघ और संगठन के साथ पहुंचेगी, और निकाय चुनाव के बाद से ही लोकसभा चुनाव की तैयारियों में बीजेपी जुट जाएगी। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता एसके हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। एसके, देखिए, निकाय चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव की बड़ी तैयारी बीजेपी को करनी है, और इसके लिए सांस्कृतिक मुद्दे, जिस तरीके से अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो, चाहे काशी में विश्वनाथ कॉरिडोर हो, कहीं ना कहीं संस्कृति को लेकर बीजेपी अपने कदम आगे बढ़ाएगी और गांव-गांव, घर-घर जाकर प्रचार प्रसार करेगी। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो जब इसके पहले जो भी चुनाव हुए हैं, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हों या विधानसभा के चुनाव रहे हों, भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में ये सारी चीजें नहीं हैं। चाहे वो काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर हो, या उसके अलावा भगवान राम के मंदिर का निर्माण हो, या ब्रज विकास परिषद का गठन हो, विंध्य धाम का गठन हो, चित्रकूट विकास परिषद का गठन हो, बाकी प्रयागराज और अन्य जो सांस्कृतिक महत्व के जिले हैं, जो पौराणिक महत्व रखते हैं, उन जिलों के विकास को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं
मुद्दों को लेकर जाती रही है। चूंकि 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है और कहीं ना कहीं चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी और उसके आनुषंगिक संगठन जो हैं, जिसमें आरएसएस प्रमुख भूमिका निभाएगा और एक कोशिश होगी कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के मुद्दे को आगे बढ़ाया जाए। किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने राम मंदिर निर्माण के लिए काम किया, जो संकल्प पत्र में वादा था उसको पूरा किया गया, किस तरीके से राम मंदिर का निर्माण लगातार आगे चल रहा है, अंतरराष्ट्रीय पर्यटन केंद्र के रूप में अयोध्या का विकास किया जा रहा है, ब्रज विकास परिषद का गठन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। उसके अलावा अगर हम देखें तो चित्रकूट विकास परिषद, विद्याधाम को लेकर भी ट्रस्ट का गठन उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से किया गया। बड़े पैमाने पर जो मठ और मंदिर थे, उनके जो ब्राह्मण थे, उनको लेकर भी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से उनको विभिन्न सुविधाएं देने से जुड़ा हुआ प्रस्ताव भी कैबिनेट ने पास किया था। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिनको लेकर लोगों के बीच जाने की कोशिश होगी, क्योंकि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि इन सारे मुद्दों को लेकर लोगों के बीच जाने से भारतीय जनता पार्टी को 2024 के इलेक्शन में काफी फायदा मिल सकता है। और यही वजह है कि अब इसको एक अभियान की तरह भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस चलाएगी, जिसमें गांव-गांव जनसंपर्क अभियान चलेंगे, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश से लेकर जिला स्तर तक के संगठनात्मक लोग हैं वो इसमें शामिल होंगे। जो आरएसएस के प्रचारक हैं, साथ ही साथ जो आरएसएस के बड़े नेता हैं, वो इन सारे मुद्दों को लेकर लोगों के बीच जाएंगे, जिसमें यह बताने की कोशिश होगी कि किस तरीके से पौराणिक महत्व के स्थलों को, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में वादा किया था, उनको लगातार पूरा किया जा रहा है, उन पर लगातार काम हो रहा है। जो भी ऐसे धार्मिक केंद्र है, उनके विकास पर पूरी तरीके से सरकार का फोकस है और लगातार उन पर कहीं ना कहीं काम हो रहा है। तो निश्चित तौर पर एक रणनीति के तहत इन मुद्दों को लेकर लोगों के बीच जाने की कोशिश होगी, जिसमें आरएसएस भी रहेगी, भारतीय जनता पार्टी भी रहेगी, उसके अलावा जो उसके आनुषंगिक संगठन है वो भी विभिन्न मोर्चे, विभिन्न प्रकल्प, प्रकोष्ठ जो हैं वो भी इस अभियान का हिस्सा होंगे। तो कहीं ना कहीं एक मैसेज देने की कोशिश होगी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो वादे किए उनको लगातार पूरा किया। खासतौर पर धार्मिक स्थलों से जुड़े हुए जो विकास के काम थे उनको तेजी के साथ आगे बढ़ाया, चाहे वो अयोध्या हो, चाहे काशी हो, चाहे मथुरा हो, या फिर उसके अलावा प्रयागराज हो, विंध्यधाम हो, चित्रकूट धाम हो, इन सभी जगह पर लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। तो ये एक संदेश देकर कहीं न कहीं 2024 के लिए अपनी जमीन मजबूती के साथ तैयार करने की कोशिश होगी, ताकि लोगों से चूंकि आस्था जुड़ी हुई है और लोग अगर इन सारी चीजों को जानेंगे कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश और केंद्र सरकार लगातार इन मुद्दों को लेकर काम कर रही है। देखिए, कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं बीजेपी जो बड़ी उपलब्धियां रही हैं कार्यकाल में, उसी को कहीं ना कहीं प्रमोट करने का काम करेगी। आप बने रहिएगा हमारे साथ, लौटती हूँ आपके पास। बढ़ते आगे खबरों के सिलसिले में रामपुर से अब खबर, जहां रामपुर में बीजेपी का अल्पसंख्यक पसमानदा सम्मेलन है आज। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक इसमें मौजूद रहेंगे, मुख्तार अब्बास नकवी इसमें शामिल होंगे, राज्य मंत्री दानिश आजाद समेत कई दिग्गज जुटेंगे। दोपहर 1 बजे शुरू होगा ये सम्मेलन। तो बड़ी जानकारी आपको बता दें, पसमानदा समाज के साथ आज महासम्मेलन के लिए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मौजूद रहेंगे और रामपुर में इसे आयोजित किया जा रहा है। दोपहर 1 बजे का वक्त निर्धारित किया गया है इस सम्मेलन के लिए, जिस दौरान पसमानदा समाज के साथ संवाद बिठाने का प्रयास कहीं ना कहीं बीजेपी करती नजर आएगी। और चलिए सीधा रुख कर लेते हैं, हमारे संवाददाता रामपुर से फहीम भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, इसके लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। फहीम, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए, पसमानदा समाज के साथ आज सम्मेलन है, क्या कुछ वहां पर तैयारियां चल रही हैं? बीजेपी की बड़ी तैयारी है कि जिस तरीके से जन कल्याण के जो मुद्दे उठा रही है, जिससे पसमानदा समाज को भी आने वाले दिनों में फायदा होगा, उसके बारे में कहीं ना कहीं उनको एक भरोसा जता पाए बीजेपी, और इसके लिए विशेष ये कार्यक्रम रखा गया है। जी उन्नति, बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से रामपुर के अंदर पसमानदा समाज, मुस्लिम समाज का ये सम्मेलन रखा गया है, इसके संकेत साफ है कि भारतीय जनता पार्टी खुद भी उन फासलों को और दूरियों को मिटाना चाहती है जो दूसरे दलों ने, समाजवादी पार्टी से लेकर और दल हैं, उन्होंने मुस्लिम और भाजपा के लोगों के बीच में बनाई है। इस सम्मेलन से एक फायदा ये होने जा रहा है भारतीय जनता पार्टी को कि मुस्लिम चेहरे ज्यादा जुड़ेंगे, और जुड़ने के बाद उनको लग रहा है कि सरकार यहाँ भी अभी 5 साल चलनी है, तो क्यों ना वो सरकार के साथ जुड़े और अपने जो लाभ के काम हैं वो उनसे ले सके। तो मुस्लिम समाज का जो झुकाव है वो आज इस सम्मेलन के जरिए देखने को मिलेगा, और इसमें बिल्कुल साफ मैं बता दूं कि इसका फायदा वोटों के रूप में तब्दील होगा, ये बात कहना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन जिस तरह से पिछले उपचुनाव हुए हैं उन्हें देखते हुए बिल्कुल ये बात आप मान सकती हैं कि मुस्लिम समाज ने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को वोट किया था, इस बार भी वो वोट भारतीय जनता पार्टी को कर सकती है।
इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से कोशिशें तेज हो गई हैं। डीसीएम ब्रजेश पाठक आज यहाँ पहुंच रहे हैं, दानिश आजाद आज यहाँ पहुंच रहे हैं और उसके साथ ही मुख्तार अब्बास नकवी कल से ही यहाँ मौजूद हैं और लगातार बैठकों का दौर उनका चल रहा है कार्यकर्ताओं के साथ। तो जिस तरह से लगातार कोशिश हो रही है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से, और भारतीय जनता पार्टी इस कोशिश में है कि जो पसमानदा समाज है, जो पिछड़ा समाज होता है, खासतौर से पसमानदा समाज पसंद भी करता है भारतीय जनता पार्टी को। तो इसलिए भी इस सम्मेलन का जो खास मकसद है वो उनके दिलों तक पहुंचना है, उनके दिलों को जीतना है, ताकि इस जीत को सुनिश्चित किया जा सके और रामपुर में जिसको गढ़ कहते कहते लोग थकते नहीं हैं, उस गढ़ को ध्वस्त किया जा सके। जिस तरह से लोकसभा का चुनाव हराया गया, हो सकता है कि वही बांदगी इस बार भी देखने को मिले, क्योंकि जो लोकसभा का उपचुनाव हुआ उसमें परसेंटेज बहुत कम रही थी और समाजवादी पार्टी से लेकर आजम खान तक को ये शिकायत थी और उन्होंने आरोप भी लगाए थे कि मुस्लिम वोट उन्होंने पड़ने नहीं दिए, बूथों पे वोट पड़े नहीं। तो इस तरह की चीजें बहुत देखने को मिलेंगी आपको, लेकिन आज जिस तरह से ये सम्मेलन बिल्कुल, किया जा देखिए रहा है, बेहद ही दिलचस्प तरीके से बीजेपी आगे बढ़ रही है रामपुर के उपचुनाव के लिए, और इसके लिए महासम्मेलन के जरिए किस तरीके से बीजेपी साधती है अपने वोटर को, ये देखना होगा। आप दोनों का ही बहुत शुक्रिया खास हमारे तक अपडेट पहुंचाने के लिए।